Accountancy. Chapter 2, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Class 5. सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट 1 में मीनिंग एंड फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाए कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। माना कि काम चैरिटेबल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। और ये भी आपके लिए मेरी शिक्षा है, और हमारे दादाजी भी कहते थे, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मतलब ये है कि चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई रिलीजियस संस्था हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे कुछ भी ना हो या कुछ भी हो, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पता होना चाहिए कि साल में वो कितना प्रॉफिट बना रहा है या सरप्लस बना रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है बस। इसमें अगर इनकम ज़्यादा होता है तो सरप्लस कहते हैं और कम होता है तो डेफिसिट कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें एक्सपेंडिचर लेफ्ट साइड में होता है एंड इनकम राइट साइड में होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने क्या किया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में किया था। सो ध्यान रखना, the income and expenditure account is equivalent to the profit and loss account of the business enterprise. Income and expenditure account is prepared on the accrual basis for a particular period. ध्यान से समझिएगा, accrual basis for a particular period. Accrual basis for a particular period. Accrual basis for a particular period. ध्यान से, in income and expenditure account, adjustment of outstanding income received in advance must be done. Similarly, adjustment of outstanding expenses and prepaid expenses must be done. यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर एडजस्टमेंट अपना गेम खेलेगा तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस रिसिप्ट पे खेलेगा एंड एक्सपेंसेस के प्रीपेड पे खेलेगा। सो सिंपल सा सवाल है, क्या इनका एडजस्टमेंट होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। यू मस्ट बी नोइंग दैट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी द एसेट। आउटस्टैंडिंग जो इनकम होगा वो एसेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। Income received in advance in the previous year for the next year will be a liabilities. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। Similarly, outstanding expenses will be liabilities and prepaid expenses will be the asset in the respect of the year. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हम डिटेल में इनके बारे में बातें करेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं। बट इतना समझ जाइए कि दो मेन पॉइंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन होता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। उस पर्टिकुलर पीरियड का वो सरप्लस दिखाता है या डेफिसिट दिखाता है, ये एक्रूअल बेसिस पे होता है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन होता है, एंड फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर क्या होता है, तो आप बोलेंगे फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
One, it is a revenue account prepared at the end of the accounting period for finding out the surplus or deficit of the period. ध्यान से सुनिएगा फिर से. It is a revenue account prepared at the end of the accounting period for the finding out the surplus or the deficit of the period. Two, it is prepared by matching expenses. It is prepared by matching expenses against the revenue of that period concerned. यानी जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उसी पीरियड का कॉस्ट से कंपेयर किया जाएगा. जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उसी पीरियड के कॉस्ट से कंपेयर किया जाएगा. Point number 3, both cash and non-cash items such as the depreciations are taken into consideration. यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम भी होगा. All capital expenditure and incomes are excluded. यानी कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, एंड कैपिटल नेचर का एक्सपेंस जो होता है वो भी नहीं आता है. वो कहाँ जाता है? वो बैलेंस शीट में जाता है. वो ला का आइटम है, LA यानी लायबिलिटीज एंड एसेट का आइटम है. ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड. यानी ओनली जो करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वही कंसिडर किए जाते हैं. सो ये आपको बात समझ में आ गई. अब हम बात हैं कंसेप्ट 2. इसी के बेसिस पे आपको परफॉर्मा देखना है. परफॉर्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इस परफॉर्मा को अच्छी तरह से देखिएगा. टॉप में आएगा एंटिटी का नेम ऑफ द एंटिटी. फिर आएगा परफॉर्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. आ गया एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. सिंपल. अब ध्यान से देखिएगा. एक्सपेंडिचर में देखते हैं टू कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल. कोई क्लब है तो जो कंजम्पशन हुआ है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो. परचेज यहाँ ले लो, ओपनिंग स्टॉक ले लो, सेल उधर दिखा दो तो आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ ले लो, चलेगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ ले लोगे तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेल वहाँ ले लोगे. आपको नेचर में पता है ना कि मैचिंग प्रिंसिपल है. जो बिका है उसी की कॉस्ट लेनी है, जो बिका है उसी की कॉस्ट लेनी है, जो सेल हुआ है उसी की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट लेनी है, जो सेल हुआ है उसी की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट लेनी है, जो सेल हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लेनी है? कॉस्ट लेनी है. तो टू कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमेबल. टू सैलरीज. सैलरीज किसका? पर्टिकुलर इसी ईयर का. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करने के बाद या नहीं एडजस्ट करने के बाद? एडजस्ट करने के बाद. अगर इस पीरियड में सैलरीज का खर्चा हुआ है तो इस पीरियड में आएगा, इस पीरियड में आएगा. यानी कि ये एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन होता है. तो सैलरी का जो भी आउटस्टैंडिंग है या जो भी प्रीपेड है उसको हमें ध्यान में देखना पड़ेगा. टू ऑनरेरियम खर्चा है, आपको बात बताया गया है ऑनरेरियम का मतलब क्या है. टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू रिपेयर, to printing and office expenses, to magazines and newspaper, to ground upkeeping cost, to loss on fair organized, to loss on the tea stall, to depreciation. आ गया. एक बार बताओ, क्या यही आइटम आएगा? क्या रटना है? नहीं, ये नेचर है. ये देख लो कि ऐसा प्रेजेंट होता है. बाद में अपन लोग क्वेश्चन करेंगे. रटने का नहीं है. अकाउंट्स रटने वाला चीज नहीं होता है. अरे खर्चो तो खर्चो है, कोई भी खर्चो होएगा तो खर्चो होएगा ना. बात खत्म हो गई ना. बात समझ में आई. अब जरा इनकम साइड का आंसर देख लेते हैं. तो इनकम साइड में क्या है आप देखिएगा, बाय सब्सक्रिप्शन. अब बताओ सब्सक्रिप्शन जो लोगे सिर्फ इसी साल का लोगे या प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे? अरे सिर्फ इसी साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो क्या ये आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल पे बनता है. ये पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है, ये एक्रूअल बेसिस के लिए बनता है और ईयर का कट ऑफ आ जाता है. इसलिए बाय सब्सक्रिप्शन में आप ध्यान रखिएगा. रदर मैं आपको बताऊं कि कोई भी 99% नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 99% नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 99% नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गेम खेलता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर या सैलरीज के ऊपर या कोई एडजस्टमेंट के ऊपर. सो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर खेलता है. ऐसा कई लोग तो बोलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग है. ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है. और मैं बताऊं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब आपको कंसेप्ट अगर पता होगा तो ये बिल्कुल पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो इनकम साइड में आता है बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन आपको पता है एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन होगा. आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट अपन करना पड़ेगा ताकि अपन लोग एक साल का निकाल सके. यार
बाई सेल्स ऑफ द कंज्यूमेबल स्टॉक्स एंड स्पेयर, जो सेल हुआ है, बाई डोनेशन, रेवेन्यू नेचर का, कुछ नहीं बोला तो इनकम मानने का है, बाई एंट्रेंस फी, कुछ नहीं बोला तो इनकम मानने का है, बाई ग्रांट, कुछ नहीं मानना तो इनकम मानने का, बाई मिसलेनियस इनकम, कोई भी इनकम आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाई सेल ऑफ द फूड स्टॉक, बाई सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, बाई सेल ऑफ द प्रॉफिट ऑन फेयर ऑर्गेनाइज, बाई इनकम ऑन टी स्टॉल, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स। समझ में आया? ये आपको निकालना है। अब समझ में आ गया ना? कुछ नहीं यार, एक बात बताऊं, 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं, बाकी सिंपल तुम्हें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है यार, उठा उठा के डालनी है, हो गया यार, 20 नंबर के सवाल हो गए। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? हम तो ये सोचेंगे कि प्रॉफिट होगी ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकम साइड वाला को टोटल करेंगे, फिर एक्सपेंस वाला को टोटल करेंगे। अगर इनकम का साइड ज़्यादा है, तो लिखेंगे टू सरप्लस, और अगर एक्सपेंस का साइड ज़्यादा है तो लिखेंगे बाय डेफिसिट। अब बात बताइए कि ये जो सरप्लस है और ये जो डेफिसिट है कहाँ जाएगा? ये जो सरप्लस है और ये जो डेफिसिट है ये कैपिटल फंड में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाएगा। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या होता है, किस बेसिस पे मेंटेन किया जाता है, इसकी जात क्या है, इसकी बिरादरी क्या है, आपको एक एक समझ में आ गया। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सो सरप्लस, यू नो, द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, डेफिसिट व्हाट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और ये दोनों साइड टैली करेगा, बात खत्म हो गई। सो मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया। सो ध्यान से समझिएगा, एनी अमाउंट रेज्ड फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी, that is on the sale of match tickets, is deducted from the expenditure that activity made. Amount is shown in the income or expenditure account. अगर सेपरेट कोई एक्टिविटी होता है तो उसका इनकम भी अलग लेंगे, एक्सपेंडिचर भी अलग लेंगे। नेट अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर गेन होता है तो हम उसको इनकम साइड में देंगे, लॉस होता है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। लेकिन उसके आइटम को, एक एक रुपया का चीनी मिर्ची को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अलग से नहीं दिखाएंगे, वरना खिचड़ी बन जाएगी। अब देखिएगा, जो खर्चों का जो नेचर होता है, आइटम होता है, ये भी समझिए। और ये है कंसेप्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस इन द डिफरेंट एंटिटी, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस इन डिफरेंट एंटिटी, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, एंटिटी एंड एग्जाम्पल्स। 1, हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल है तो क्या होगा, मेडिसिन एंड द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये एक्सपेंसेस नॉर्मल देखते हैं। सैलरी फैलरी तो है ही। स्पोर्ट्स क्लब में क्या होगा, रेवेन्यू, स्पोर्ट्स मटेरियल कॉस्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये भी आपका खर्चा है। बाकी सैलरी फैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर तो है ही। ड्रामा क्लब, एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेजिंग प्लेज, रेंट ऑफ द हॉल, पेमेंट ऑफ द आर्टिस्ट एक्सेट्रा, बाकी रेंट फेंट इलेक्ट्रिसिटी वो तो है ही। एजुकेशनल सोसाइटीज, अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेमिनार एक्सेट्रा, बाकी तो है ही। लाइब्रेरी है तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वो तो है ही है। बाकी एनुअल डेप्रिसिएशन तो ऐसे पे लगेगा ही लगेगा। ये सारे खर्चे हैं जो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एंटिटी। ये स्पेशल आपके लिए खर्चे नज़र रखनी है कि खर्चे गए कहाँ, ये है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जात क्या होती है, बिरादरी क्या होती है, नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच दिल से। एनी टाइम क्लास के बारे में दोस्तों को ज़रूर बोलें।